नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने इंदौर से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक उपन्यासकार, कथाकार डॉक्टर शरद पगारे को। थोड़ी देर में हम इंदौर से डॉक्टर शरद पगारे को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इंदौर चलते हैं और इंदौर से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे डॉक्टर शरद पगारे। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया लग रहा है, आपके दर्शन कर रहा हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप मेरे इस पटल पर आ गए। देखिए, आपको मैं आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आने की मैंने आपको दावत दी है और बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब आपके लिए, शरद पगारे जी के लिए, क्योंकि आपका नाम कौन नहीं जानता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए, अरुण कुमार पासवान जी जुड़ गए, पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए और रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर से जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे साथ अब जुड़ने शुरू हो गए। तो मैं आपका देखिए, आपका परिचय तो मेरे पास बहुत बड़ा है, उसमें काफी समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि आपके परिचय के अनुसार आपसे बातचीत करूं और जो मेरी जिज्ञासा होगी उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मित्रों को मैं ये बताना चाहूंगा, आज हमारे इस पटल पर उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक उपन्यासकार डॉक्टर शरद पगारे जी हैं। उनसे हम उनकी जो यात्रा है, साहित्यिक यात्रा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने एमए इतिहास में किया है और डॉक्टरेट भी आपने इतिहास में किया है। आपने बहुत सारी विदेश यात्राएं की हैं, उनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और जो आपकी विशेष लेखन विधा रही है वो रही है ऐतिहासिक। आपने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं और मैं मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं अभी तक और उसमें से व्यास सम्मान से भी आपको अलंकृत किया जा चुका है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज इंदौर से हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शरद पगारे। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बचपन के दिनों को याद करिए ना, तो क्या आपको उस समय कोई इल्हाम, कोई ऐसी प्रेरणा आई थी मन में कि आप साहित्यकार बनेंगे और आप ऐतिहासिक उपन्यास लिखेंगे? नहीं, देखिए, कभी कभी भाग्य का देवता किसी शहर के भाग्य की कुंडली भी बना देता। खंडवा उनमें से एक है। बहुत छोटा शहर है। हाँ, परंतु वहाँ पर सौभाग्य से साहित्य के बड़े भारी दिग्गज कवि माखनलाल चतुर्वेदी की वह शहर उस शहर को ने उसको बना लिया। और आपने नाम सुना ही होगा, किशोर कुमार का, वो भी वहाँ की पैदाइश है, वहीं उनका जन्म हुआ और वो उस नगर को, अशोक कुमार भी वहाँ के हैं, परंतु अशोक कुमार की तुलना में किशोर दा का खंडवा के प्रति बहुत प्यार। वो कहा करते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। तो इन दो लोगों के कारण खंडवा को अखिल भारतीय कीर्ति और पहचान मिल गई। और आपको एक बात बता दूं कि दादा के कारण हिंदुस्तान के सातवें साहित्यकार खंडवा थे और तुलसी उत्सव मनाया जाता था। उसमें बड़े बड़े साहित्यकार आते थे। अपने दिनकर जी को मैंने सुना और वहाँ पर अपने बच्चन जी को सुना हमने, महादेवी वर्मा को सुना हमने।
तो ऐसे लोगों के आने से खंडवा में एक साहित्यिक वातावरण बना, और साहित्यिक वातावरण अच्छा। उसके बाद दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सब दादा के यहाँ जाते थे, और दादा उनको हर स्कूल और कॉलेज में भाषण देने के लिए भी, तो वो मैंने 3-4 दिन तक जो एक साहित्यिक वातावरण वहाँ रहता था, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना जरूरी था। और डॉक्टर शिव मंगल, मैंने, मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है साहित्यकारों की कि काफी लंबा समय लग जाएगा। बच्चन जी, अब ये सारे साहित्य के थे। और मेरे को पिताजी ने बताया, पिताजी उनके विद्यार्थी रह चुके थे, हमारे उनके पारिवारिक संबंध थे, उन्होंने मेरा विवाह करवाया, लड़की मेरे लिए पसंद की। क्या बात है, और क्या बात है। वो अपना, हाँ, वो अपना बच्चा मानते थे मुझे। तो एक खबर आपको दे दूं कि प्रेमचंद जी के गोदान को फिल्म बनने वाली, तो वो उनको बुलाया प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने। तो वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक परिवर्तन किया कि गोबर और उसकी पत्नी डांस करते हैं, गान नाचते हैं। तो प्रेमचंद जी ने आपत्ति लेके बोले तो उपन्यास से विपरीत है। तो बोले पंडित जी, हम यहाँ पैसा कमाने बैठे हैं, हमको ये समझौते करना पड़ेंगे। और अगर आपको, हम यहाँ कोई गोदान को प्रस्तुत करने नहीं बैठे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ। वो और उनकी पत्नी बम्बई छोड़ करके वापिस जाने लगे तो खंडवा उतर गए, और दादा के यहाँ रहे 8-10 दिन, और सारे शहर में उनके भाषण और उनका परिचय हुआ। तो ये जो एक माहौल मिला मुझे। और एक बात बता दूं कि बचपन से ही कहानी और उपन्यास पढ़ने का शौक। तो हमारे मामा आते थे, हमारी मम्मी के बड़े भाई, तो वो काशीनाथ उनका नाम था, और जगह बड़ी रुचि पर्सनालिटी थी, तो हम उनको खानसी मामा कहते। वो आते ही से डांट पटका, क्या कहानियां पढ़ रहा है, क्या जी जी। कहानी उपन्यास, तो जो एक वातावरण बना। और जब मैं बीए में आया तो दियारा कैचर ब्रिज उपन्यास था, वो हमारे कोर्स में था। उस उपन्यास को पढ़ने के बाद चार्ल्स, उसके लेखक ने जो कथा प्रस्तुत की थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके बाद मैं एमए करने के लिए इंदौर आया। तो इतिहास तो मेरा प्राइमरी स्कूल से लेकर एमए तक विषय रहा। और यहाँ आने के बाद में यहाँ शरद जोशी थे, रमेश बख्शी थे, और यहाँ भी एक साहित्यिक माहौल था, नई दुनिया थी। मालती दिघे जो बाद में मालती जोशी हो गई, और सुमन जी हमारे हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, दुनिया साहब इतिहास के थे। तो कभी कभी भाग्य का देवता आपको प्रेरणा देता है। मेरे सामने क्या 2 विकल्प थे। क्या मैंने यूनिवर्सिटी में हिंदी में हाईएस्ट नंबर लिए थे, दूसरे नंबर पर इतिहास था। तो जब मैं इंदौर आया तो सुमन जी के व्यक्ति से बहुत प्रभावित था। उनका एक तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बढ़िया कवि थे, और लटके झटके भी उनके कविता पढ़ते बहुत करते थे, यानी बहुत ही लोकप्रिय कवि और शिक्षक थे। तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। तो इसी समय इतिहास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी आ गए, उनसे भी बातचीत हुई। तो भाग्य के देवता ने मुझे हिंदी छोड़कर इतिहास की तरफ भेज दिया। और अच्छा, आपको मेरी मेरी एक जिज्ञासा है शरद जी। आपने जो जी हाँ, विषय एमए में इतिहास लिया है और आपने जी हाँ, डॉक्टरेट भी इतिहास में ही किया है, क्या वही जी हाँ। कारण बना के आप जो उपन्यास आपने जो लिखना शुरू किया वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के उपन्यास थे आपके? आपको तो ऐतिहासिक उपन्यासकार ही तो माना जाता है।
क्या कारण वही जी हाँ। है या और कोई कारण है? नहीं नहीं, एक कारण और है, मैं आपको बता, क्योंकि जी मैंने जी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के वैशाली के नरोध पढ़ा था, और आपके वर्मा जी के भी उपन्यास पढ़े थे मैंने। तो और मैंने जब इतिहास में एमए किया, और आपको खुशी होगी मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। क्या बात है। तो लुधिया साहब की कृपा से मुझे कॉलेज में प्रोफेसरशिप भी मिल गई, ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ी। तो उस दौरान में जब इतिहास का शोध करने लगा, तो आपको एक खबर दे दूं कि विश्व की पहली प्रेम कथा मालवा की है। क्या बात है, वासव क्या बात दत्ता, 6th सेंचुरी बीसी। आपको समय बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध का काल, महावीर के काल में उदयन हुए, वो पांडव वंशी थे। तो वो अपने उज्जैन के खंड उद्योग के अपूर्व सुंदरी वासव दत्ता को भगा के ले गए। यानी उन दिनों भी लड़कियां भागती थी प्रेम के पीछे। तो विश्व की पहली प्रेम कथा वासव दत्ता उज्जैन की थी। इसके कंपैरिजन में विश्व के इतिहास में कोई प्रेम कथा नहीं मिली। फिर जब मैंने ढूंढा तो मुझे मालवा और निमाड़ पर 5 प्रेम कथाएं मिल गई, कि पहली प्रेम कथा वासव दत्ता उद्यम की। फिर गुप्त काल में आते हैं तो चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के मिली, ध्रुव स्वामिनी विदिशा की थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें इसकी गर्भदिल और सरस्वती की प्रणय कथा मिलती। उज्जैनी सम्राट गंधर्व सेन और साध्वी सरस्वती, वो उसको उठा के ले गए उसको, और उससे विक्रमादित्य नाम का बेटा हुआ, जिसको गद्दी पर बिठाने के लिए सरस्वती दक्षिण भारत गई और वहां से सैनिक सहायता लेकर के आई। और आगे बढ़ते हैं तो मुंज और बड़ालवती की प्रेम कथा मिलती है। मुंजधार के थे और बड़ालवती आपके आंध्र प्रदेश की थी। और आगे बढ़ते हैं तो हमें रूपमती और बाज बहादुर की कथा मिलती है, ये भी मालवा की है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें औरंगजेब और बेगम जैनाबाद की प्रेम कथा मिलती है। और थोड़ा इतिहास आपको एक सूचना दे दूं, मेरा बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है गुलारा बेगम, जी जो जी जी उसके 11 एडिशन हुए, क्या राजकमल ने बात है, उसका, और मराठी, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी, इतनी भाषाओं में उसका अनुवाद। इतिहास में गुलारा का नाम ही नहीं है, परंतु शाहजहां ने अपनी उस प्रेमिका के लिए बुरहानपुर में उतावली नदी के दोनों किनारे पर 2 बार गांधी बना। और अपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत सरकार ने वहां टेम्पलेट लगाई कि 1616 में शाहजहां ने अपनी रखेल गुलारा बेगम के लिए 2 भवन, यानी 1616 और ताजमहल, इसकी आप गणना करिए, 15-16 साल पहले ताजमहल से पहले ये बनी है। तो मैं तो दंग रह गया साहब कि इतिहासकारों को अच्छा, इतिहासकारों ने इसकी तरफ ध्यान में नहीं दिया। उन्होंने तो क्या किया, अब आपको आश्चर्य होगा, अभी मैंने एक लेख लिखा है इतिहास के अनछुए सत्य, उसमें मैंने अकबर की अय्याशी के सारे किस्से खोज निकाले। यानी आपको आश्चर्य होगा कि उसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, और उसको प्राप्त करने के लिए उसने बैरम खान की हत्या करवा दी। रानी रूपमती को पाने के लिए उसने हमला किया। प्रवीण राय गोरछा की बड़ी भारी कवियत थी और बहुत सुंदर स्त्री थी, उसको पाने के लिए उसने किया, दबाव डाला। तो और आपके दिल्ली की सकीना बानू नाम की एक वेश्या थी, बहुत सुंदर और बड़ी अच्छी नर्तकी और गायिका थी, उसको बुलाया तो वो बड़ी खुश रखूंगी तो मेरा तो बड़ा नाम होगा। और जब उसका नाच और उसकी खूबसूरत देखे वो उसको उन्होंने अपने हारवन में बंद कर दिया। अब वो फटफटाने लगे, बोले मुझे जाने थे, बोले ऐसे कैसे जाने दो। और एक और बड़ी खबर, मुन्नी लाल
जिन्होंने अकबर का जीवन चरित्र लिखा। हाँ, ये है, बड़े विद्वान आदमी है। उन्होंने मुगल खानदान के ऊपर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है। और बड़े अच्छे ऐसा सामग्री ढूंढ के लाए हैं जो इतिहासकारों को नहीं मालूम। तो वो लिखते हैं कि देखिए, वो इतना बदमाश और कूटनीतिज्ञ था कि जोधाबाई से शादी के बाद उसने इस्लाम की तलवार मान सिंह को दी, और मान सिंह ने ये वो एक इतिहास। मित्रों, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है। हम जी जी लड़ाई में जा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी जो राजपूत हैं और उनकी तरफ से भी राजपूत हैं। हम कैसा डिस्टिंक्शन करें कि कौन है? तो अब्दुल कादिर बोलता है तुम तो किसी भी राजपूत को मारो, फायदा इस्लाम को मिलेगा। और वो कहता है कि अकबर ने इस्लाम की तलवार मान सिंह के हाथ में दे दी। अब वो इतना बदमाश था अकबर कि युद्ध के समय राजपूतों को आगे रखता था और मुसलमानों को पीछे रखता। ये सारी बातें इतिहासकारों ने नहीं लिखी है। और एक बात और बताऊं कि उसने राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए बहुत कोशिश की, पर राजी नहीं है। तब उसने चित्तौड़ पर हमला किया और जयमल और सत्ता का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कट्टर वो विरोध किया, तो सत्ता को मारा गया और जयमल भी मारा गया। तो वहां से नाराज होकर के उसने कत्ले आम किए चित्तौड़ में। तो एक बहुत सुंदर सी लड़की जो इतनी लाशें देखते। तो आपका जो दूसरा उपन्यास है, आपका दूसरा गंधर्व सेन भी काफी प्रचलित रहा, काफी उसको सराहा गया, गंधर्व सेन को। गंधर्व सेन के बारे में आप गंधर्व सेन के बारे में जानना चाहते हैं? जी, थोड़ा सा उसके बारे में तो आपने जी 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 नहीं, उसका कारण क्या है कि इतिहास में उसके वो सेकंड सेंचुरी BC का था। इतिहास में उसके बारे में कम जानकारी मिलती है। 11वीं सदी के जो जैन हरि विजय सूरी और चंद्र विजय सूरी थे, इन्होंने कालक कथा लिखी। उसमें ऐतिहासिक स्थितियां हैं कि धार नगरी के राजा का लड़का कालक और उसकी अपूर्व सुंदरी बहन सरस्वती दोनों जैन धर्म में दीक्षित हुए और धर्म प्रचार के हिसाब से उज्जैनी आए। तो उज्जैनी आने के बाद में क्या हुआ कि सरस्वती के सौंदर्य की चर्चा सारे मालवा में होने लगी। तो जो गंधर्व सेन था, जिसे जैन संतों ने गर्भ भिल्ल लिखा, ये गर्भ का काम किया, तो उसने सरस्वती को जबरन उठा लिया और ले गया वो। अब उनके ब्रदर कालक ने बड़ी कोशिश की, पिता को कहा कि हमें सेना भेज दो, अपने गुजरात में उसके मामा लोग थे उनको आगे सेना, तो सब मना कर गए। बोले भाई वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा राजा है, हम कोई देख। तो वो चला गया अफगानिस्तान और वहां से शकों को लेकर के आए और उन्होंने हमला किया। इस बीच में सरस्वती गर्भवती हो गई और उसको एक लड़का हुआ। अब यहाँ देखिए एक थीसिस मैंने लिखा है, मरने के 1000 रास्ते। ये देखा है क्या सरस्वती को महल में मरने के लिए मौका नहीं मिला होगा। मैं जब भी लिखता हूँ लॉजिकली उसकी डिस्कशन करता हूँ, इससे कितने हद तक कितने वो महल में से कूद करके अपने नदी में अकेले भी तो उसको अकेले रहने का मौका मिलेगा। अगर लगा सकते वो नहीं मरी। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं
उस नारी के मन में गंधर्व प्रेम के प्रति था। और जब बेटा हुआ विक्रमादित्य, तो उसको गद्दी पर बिठाने के लिए वो दक्षिण भारत गया, वहां से सैनिक साथ आई और उन लोगों ने विक्रमादित्य की मदद से मुखों को यहाँ से भगाया। उसने शाकाहारी की टैंकिंग। तो गद्दी इस घटना को मैंने एक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में देखा। एक बार इतिहास में कई शून्य बहुत बातें उसमें नहीं है। अब जैसे गंभीर सरस्वती के उसमें बहुत सी बातें नहीं, तो मैंने लिखा है, एक लेख अभी लिखा है, उसके काफी भेजूंगा कि इतिहास के सत्य और उसके शून्य को साहित्य के काल्पनिक यथार्थ से भरने की कोशिश। अच्छा, ये आपने शब्द अपने हम ध्यान जीवन रखिए। में शरद जी आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत ही काफी आपने मुश्किल के दिन भी देखे हैं। तो आपके लेखन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और कैसे उन संघर्षों से प्रेरित होकर आपने अपने लेखन की साहित्यिक यात्रा जारी रखी? मैं मित्रों नहीं, को ये उसका शरद जी, मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा, अभी 6 जुलाई को हमारे साथ हमारे साहित्यकार मित्र पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़े हैं। तो उनका कहना है कि अभी 6 जुलाई को आपका 92वें जन्मदिन मनाया गया। तो मैं आपको बहुत बहुत मन से, हृदय से शुभकामनाएं दे रहा हूं। अभी आप बहुत साल और लिखते रहिए और हमें बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य देते रहिए। तो इस आयु में भी आप इतने सक्रिय हैं, इतने एक्टिव हैं और इतना चिंतन मनन करते हैं, तो हमें तो आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तो आपके बच्चे हैं। फिर से शरद जी का कुछ नेटवर्क में समस्या आ रही है, लेकिन मैं तो इस आज के कार्यक्रम को इतने आसानी से खराब नहीं होने दूंगा। मेरे लिए तो आप इस समय एक ऐतिहासिक पुरुष सामने हैं। मुझे तो आपकी बहुत आवश्यकता है इस समय। मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहूंगा और मुझे आपसे प्रेरणा लेनी है। शरद जी, इस आयु में भी आप लगातार चिंतन मनन करके लिख रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे साहित्यिक संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आप संघर्ष के दिनों का आप जिक्र करेंगे कि आपके लेखन पर उसका कैसे प्रभाव पड़ा और किस तरह से आपने अपनी वो यात्रा जारी रखी? उसका कारण क्या है रैना जी कि अपने वृंदावन लाल वर्मा ने जो चरित्र उठाए वो इतिहास प्रसिद्ध चरित्र, कहानी महाराजे छिंदिया, विराटा की पद्मिनी, काफी सामग्री मिलती है इतिहास में। मैंने ऐसे चरित्र उठाए हैं जो जिनके बारे में इतिहास कोई नहीं जानता। जैसे गुलहरा बेगम, मैंने अभी आपको बताया कि उसकी दरिया है, इतिहास में कुछ नहीं है। मैंने ऐसे अज्ञात चरित्र के ऊपर 300 पेज का उपन्यास लिखा। तो अपने जी थोड़ी सी आपकी तरफ से शरद जी नेट की समस्या आ रही है, तो मैं इस बातचीत को यहाँ पर गंवाना नहीं चाहता हूँ। जी शरद जी, अपनी बात आप बोलिए, अपनी बात जारी रखिए। जी शरद जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? ये अपना मानस पुत्र बताया बुढ़ारा बेगम के। उसके बाद बेगम जैनाबाद, औरंगजेब चित्र देखा, कोई नहीं जानता इससे। उस पर उपन्यास देखा, उस पर 2 पुरस्कार, पुत्र की साम्राज्य लिखा और उस पर व्यास सम्मान मिला 550 पेज। यानी अशोक की प्रशंसा में इतिहासकारों ने गीत गाए। मेरी एक थीसिस थी जिसके कारण मैंने ये उपन्यास लिखा कि माता प्रथमो गुरु। यदि माँ पहली गुरु है तो अशोक को महानता के गुण किस तरह दिए?
तो मैं लॉजिकली चलता हूँ। और तब मैंने ढूंढा इतिहास में, तो मुश्किल से 3 पैराग्राफ में उसके ऊपर सामग्री मिलती है कि चंपा की अपूर्व सुंदरी थी, उसका बाप बिंदुसार को दे आई। वो अंदर गई तो नायक बन गई, उसके बाद वो साम्राज्य बन गई, और उसके बाद वो अशोक की बात। तो ये जो यात्रा है, ये जो शून्य है, ईश्वर की कृपा से, सरस्वती की मेहरबानी से मैंने उन शून्यों को यथार्थवादी कल्पना से भरा। क्या बात। और उसमें चाणक्य भी है, उसमें चंद्रगुप्त भी है, उसमें भद्र बाहु भी है, जिनके पीछे चंद्रगुप्त साधु बन करके दक्षिण भारत चला गया, और वहां पर एक पहाड़ी है जिसको चंद्र पहाड़ी कहा जाता है। तो साहब, ये मैंने उन पात्रों को जिंदा किया है, मैंने संघर्ष भोगा है। मैं जब पैदा हुआ, बॉर्न जैसे सिल्वर स्पून इन माय माउथ, और जब मैं बड़ा हुआ तो पिताजी सड़क पे आ गए, वकील के मुंशी थे, खूब पैसा कमाया, और सब पैसा एंजॉय किया उन्होंने। 3 मंजिल बना है नौकर, सीधे गए नौकर सिंह मेरे। और जब मैं 10 साल का हुआ तो हम सड़क पे आ गए। और पिताजी का फिर से ही था, तो जल्दी से मैट्रिक करती नौकरी का, मेरे मैट्रिक पास किया, बाबू बन गया। और फिर मैंने बीए में, जैसे आपने बताया, किया। तो हम लोग ने दादा की वजह से कॉलेज खुल गया था, उसके आगे पढ़ाई का तो तो मैं पिताजी की इच्छा के विरुद्ध पहले जबलपुर गया, वहाँ नौकरी मिल गई, एडमिशन मिल गया, पर फिर भी मुझे नौकरी दी। वहाँ के जो थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि इसको नौकरी मत दो। बोले क्यों? बोले लड़का सुंदर है, कोई लड़की भगा ले जाएगी तो कॉलेज की बदनामी। तो शाम नौकरी छूट गई। फिर वहाँ से नागपुर गया, भगवंत राव जी मंडलोई वहाँ मंत्री थे हमारे पिताजी के में, उनके यहाँ ठहरा। उन्होंने नौकरी लगा दी, और एडमिशन के लिए रेक्टर से पूछा कि भाई इनको, बोले साहब एडमिशन तो खत्म हो गए। तो मुझे कहने लगे कि भाई, मैंने कहा ठाकुर साहब, उनको कहा कि नौकरी तो खंडवा में दी जाए बाबू, अगर मैं यहाँ नौकरी करूँगा तो क्या फायदा बनता, खंडवा करूँगा तो कम से परिवार को शायद चलाऊंगा तो सही। तो वो ऑफिस आ गया। फिर देखिए, भाग्य का देवता, अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इंदौर में कोशिश की जाए। तो मैं इंदौर आया, तो इंदौर में श्रीमती पगारे के भाई जो थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे, तो किसी ने मुझे कहा कि उनसे मिलो, वो तुम्हें मदद करेंगे। उस समय उनको नहीं मालूम था कि वो अपने होने वाले बहनों की मदद कर रहे हैं, ना मुझे मालूम था। ये तो बहुत अच्छा खबर। जी 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 जी। तो उन्होंने टेलीफोन वन विभाग के कंजर्वेटर साहब को, उन्हें भेज दीजिए। मैं वहाँ गया, नौकरी मिल गई, नौकरी के साथ में एडमिशन मिल गया, जैसा बताया सुमन जी और उनके बीच में। तो वहाँ से आपको आश्चर्य होगा कि मैं जिसकी 70-80 तनख्वाह में से 75% पिता को भेज सकता, ताकि घर चले। और सुनिए, उसको मेरे 5 बहनें थी, माँ की डेथ, तो एक बहन की शादी पिताजी ने की, बाकी 4 बहनों में से की शादी मैंने की। तो जिससे पहली 2 बहनों की शादी के टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। शादी की उनका, और पिताजी हर दिन से 4 दिन में चिट्ठी लिखते थे, तू वापिस आ जाए और यह नौकरी जनपद की ज्वाइन कर ले, रिटायर होगा तो हिटलर बन जाएगा। तो मैंने उनको अपने हेडक्वार्टर से चिट्ठी बताई, तो उन्होंने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि आप इसके पढ़ाई में बाधा मत डालिए,
ये बहुत ब्रिलियंट लड़का है और ये परिवार को अच्छा सपोर्ट करेगा, आप इसे रहने दीजिए। तो जब मैंने टॉप किया तो उन्होंने मेरी फीस करा दी, मुझे स्कॉलरशिप दिला दी। नतीजा ये हुआ कि मैं ज्यादा पैसे भेजने लगा। वहाँ मेरे दो मित्र थे, एक रमेश राजवे जी और एक शरद जीते करके। वो दोनों अपनी थाली में से मुझे खाना खिलाते। क्या बात है, क्या बात है। जो भी हो उसके पीछे लोलिया साहब की कृपा है और रमेश राजवे की। और आपको खुशी होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज दोनों नहीं है दुनिया में, मुझे रोज उनकी याद आती है। उनने जो नमक और रोटियां खिलाई हैं वो आज भी दिखाई देती हैं। मैंने अपने समाज में 5,000 5,000 दोनों के नाम से स्कॉलरशिप के लिए दान की। रमेश राजा भाई स्कॉलरशिप, शरद राजा राम जी से स्कॉलरशिप, उनके बच्चों को भी मालूम नहीं था। ये आज आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया कि ये तो मेरे 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 इस कार्यक्रम में तो ये बात तो अब पक्का हो गया ना, इसमें रिकॉर्ड हो गई आपकी ये बात। तो ये तो इस बात को तो आपने कह के सत्यापित कर दिया अब आज। नहीं, ऐसा ये सब ईश्वर कर रहा था। और मेरे मन में ये भावना थी कि बाबू होकर के तो नहीं बढ़, बाबू बन करके तो नहीं बढ़ू। तो जब कॉलेज में प्रोफेसर बन गया और मैंने जब टॉप किया तो यहाँ शरद जोशी, रमेश बख्शी, मैंने नाम बताया आपको, यहाँ एक साहित्यिक वातावरण था, नई दुनिया अखबार थी, जागरण अखबार थे, उससे मैंने कहानियां लिखना किया। और फिर वो मालवा की 5 प्रेम कथाएं जो मैंने आपको बताई, वासुदत्ता उद्यम से लेकर बाजीराव, रूपमती और बहाद बहादुर, तो मेरा नाम हो गया। और उन्होंने राजेंद्र माथुर जो बड़े भारी पत्रकार थे, उन्होंने बहुत अच्छे मित्र। जी। तो मैंने गुलाबा बेगम पर एक छोटी सी उपन्यासिका लिखी, वो छपी। तो रज्जू बाबू को बहुत पसंद है, हम उनको रज्जू बाबू कहते थे। तो कहने लगे यार शरद तू इस पर उपन्यास क्यों नहीं लिखता, टेल ऑफ टू सिटीज के समान। तो मैंने कहा कि कोशिश करूंगा। और ये सब ईश्वरी प्रेरणा है साहब। देयर इज थर्ड पावर। मैं तो अब 93 में आ गया हूँ। दैट इज देयर इज थर्ड पावर, आपको भी बताता हूँ। वो आपके गाइड करती है, आपको पता नहीं चलता, पर वो आपके दिमाग में ऐसी चीजें देती है कि आप वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो। तो मैं इतिहासकार बन गया, ऐतिहासिक उपन्यासकार। अच्छा, आप खुद स्वयं आप किस साहित्यकार से ज्यादा प्रभावित रहे उन दिनों? देखिए, मैं फिर जब लेखन में आया तो मेरा नाम सारे देश में होने लगा। और मैंने ऐसे विषय लिए जो दूसरों में नहीं लिए थे। मैंने आपको बताया ना, बेगम जैनाबादी, औरंगजेब, मैं इसका नाट्य रूपांतर किया दिल्ली के भारती शर्मा ने। और वहाँ मंडी हाउस में जब प्ले किया तो लोग खड़े हो गए, नाटक खत्म हो गए। बोले लेखक को बुलाइए, बोले हमको तो मालूम कि नहीं कि औरंगजेब के भी तरह लिखा है, अब उनको बुलाइए। मैं मंच पर मुझे बुलाया गया, मैंने सबको प्रणाम किया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। लोगों ने खड़े होकर ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। बोले हमको मालूम नहीं कि औरंगजेब की भी प्रेमिका थी। और मेरा तो नियम था लिखने का, मैं लॉजिकली डिस्कशन करता हूँ अपने दिमाग में कि अगर बेगम जैनाबादी हीराबाई जिंदा होती तो औरंगजेब इतना कट्टर नहीं होता। कारण आप जब भी कोई काम करते हैं आपकी पत्नी आपको राय देती है, ये काम मत करिए, देती है कि नहीं? आप भी जवाब दीजिए रहना साहब। जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो मैं जिंदगी की सच्चाइयों को उजागर करता, जिसके के बारे में दूसरे इतिहासकारों ने नहीं लिखा है।
और एक बात और बता, मेरे पर टॉलस्टॉय के लेखन का बड़ा प्रभाव पड़ा और उससे ज्यादा प्रभाव पड़ा स्टीफन ज्यूइंग का। क्या बात है, टॉलस्टॉय अन्ना कैरेनिना में नारी मन की कमजोरियों को, परसों को उधेड़ा है। एक बड़े कौम की पत्नी एक 9-10 साल के बेटे की माँ जब एक खूबसूरत नौजवान को देती है तो उसके प्यार के पीछे वह सफल वैवाहिक जीवन और ये शब्द सुने और वात्सल्य को भी छोड़ दे। ये है नारी जीवन। नारी अक्सर पति को छोड़ देगी, बेटे को, संतान को नहीं छोड़ेगी। तो वात्सल्य को भी जो ऐसी चीज टॉलस्टॉय ने लिखी अन्ना कैरेनिना में, जिसका हर भाषा में अनुवाद हुआ, हॉलीवुड ने फिल्म बनाई, मैं दंग रह गया। ये महान लेखक क्यों है? मैं क्यों नहीं महान बन सकता? वो इसलिए महान है कि उसने नारी जीवन के विचलन को खोला है। और स्टीफन ज्यूइंग उससे आगे लिखता है। उसने मेरी एंटवाइनेट, फ्रांस की रानी के ऊपर लिखा है कि वो उपन्यास को पढ़ के मैं तो दंग रह गया था। वो लिखता है कि देखिए, वो लिखता है कि जब फ्रांसीसी लोग बड़े घमंडी थे तो उन्होंने कहा कि हम बारात लेके नहीं आएंगे, आपको लड़की को यहाँ भेजना पड़ेगा, शादी यहाँ पेरिस में होगी। और आप तो जानते हैं पेरिस की शान, पेरिस का परफ्यूम, पेरिस के कपड़े, पेरिस की फैशन, पेरिस की महिलाओं को सम्राट अलेक्जेंडर ने, रूस के सम्राट ने, वहां की एक लड़की को गवर्नर बना के अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की आई तो जो सीमा थी वह एक मकान बनाया। अब वो लड़की के सारे कपड़े उतार के फेंक दिए, बोले बदबू आ रही है इसमें से आती की। इतना फ्रांसीसी हो गए है। और उसको बाथरूम में कपड़े निकाल के बॉडी को रगड़ के निराने लगे कि शरीर में। तो स्टीफन ज्यूइंग दिखता है यार, ड्रेस यू आर नॉट ए लुक। उस लड़की की आयु को पाठक को बताने के लिए क्या बढ़िया शब्द लिखा है यार, ड्रेस यू आर नॉट ए लुक। हमारा कोई भी साहित्यकार ऐसी बात नहीं लिखेगा। प्रेमचंद तो लिखते हैं कि मेहता जी और वो नायिका जो थी गांव जाने लगे तो रास्ते में डाला मिला तो उन्होंने उसको अपने खंडे पे बिठा दिया, बस इतना ही। इससे आगे देखिए, मैं आपको साहित्य की बारीकी बता रहा हूँ। ने क्या लिखा, सुनेता उनका प्रसिद्ध उपन्यास है और उसकी वजह से वो प्रेमचंद के आगे के लेखक माने गए। वो सुनीता जो थी बहुत सुंदर, उनके पति का प्रेम उस पर मोहित हो गया, वो समझ गई और तो की आंखें मनुष्य के दिल का हाल पहचानी। इतनी बारीक बात मैंने कही। वो आदमी की आंखें देख के पहचान जाएंगे ये आदमी कैसा है। हस्बैंड को कहेंगे इसको अंदर मत लाया करो, बाहर के बाहर कोई दो, आपका दोस्त है तो होगा आपका दोस्त। तो अकेले में जाती है, सारे कपड़े उतार दे और उसको कहती है कि तेरी वाइफ में और में क्या अंतर है बोले, क्यों मेरे पर इतना दो चार हो रहा है। तो आदमी शर्मिंदा हो जाता। ये पहला उपन्यास था हिंदी का, जयनयन जी ने लिखा था, जिसमें जिंदगी की सच्चाइयां दी थी। तो ऐसे ये काम स्टीफन ज्यूइंग बहुत पहले कर चुका है। वो लिखता है कि हर देश नॉट। उसके बाद जो पेरिस जाती है तो सुहाग रात नहीं मानती, तो लिखता है कि द फर्स्ट नाइट मैरिज वॉज नॉट कंज्यूम्ड, a minor operation was held and then second day the marriage was consumed। कोई हिंदी का साहित्यकार नहीं लिखी है। उसके बाद वो 3-4 बच्चों की माँ हो जाती है और रूस का एक काउंट आता है, बड़ा सुंदर सजीला नौजवान। शी फॉल्स इन लव। अब राष्ट्रीय शिष्टाचार आपको इस प्रकार की सहूलियत नहीं देता।
तो स्टीफन जी लिखता है कि दे वर स्टीलिंग किसेस बिहाइंड द कर्टन। क्या शब्द लिखा है। और क्या बात। है, मैंने इसमें जोड़ा है कि स्टोलन किसेस आर मोर स्वीटर। चोरी मीठे होते हैं। तो इन बड़े बड़े लेखकों आपको आप पढ़ें और उनसे प्रभावित होकर अपने उपन्यासों के लेखन में परिवर्तन करें। मेरे उपन्यास इसलिए लोकप्रिय हैं कि मैं जिंदगी की सच्चाइयों को लिखता हूँ, इससे संजीव से प्रभावित होगा और उस टाइप से प्रभावित। मैंने एक लेख लिखा है, आपका एड्रेस दीजिएगा। मेरे इतिहास के इतिहासकारों ने है जिनसे प्रेरित होकर आपको मैं बता दूं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रहना जी कि पाठक को अगर रोमांस का तड़का मिल जाए उपन्यास में तो उपन्यास को नहीं, उपन्यास से रोमांस का तड़का होना बहुत शरद जी, जरूरी। आपके साथ बहुत बेबाक बातचीत हो रही है, बहुत ही सार्थक बातें और कितनी जानकारियां आप दे रहे हैं, सारगर्भित बातें हो रही है। और हमारे मित्र जो जुड़े हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको शरद जी बता दूं। मंजू महिमा भटनागर जी अहमदाबाद से जुड़ी हैं, अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, यशपाल जैन जी की सुपुत्री है, आप तो जानते होंगे। अरुण कुमार पासवान जी जुड़े हैं, सदानंद मिश्र जी हैं, सुनीता शरण जी आपके, बीएल आछा जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र हैं, वो भी जुड़े हैं। इस तरह से सुनीता शरण का नमिता सिंह जी जुड़ी है, निरुपमा सिंह जी जुड़ी है, प्रदीप उपाध्याय जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ, विजय संदेश जी, बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं जो आपकी ये बातचीत सुन रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा मित्रों से, थोड़ी सी बीच में अगर तकनीकी कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम मेरा आज बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए, क्योंकि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं शरद जी के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ सामने, बहुत मेहनत से मैं इन मैनेज कर पाया कि अपने पटल के साथ मैं इनको जोड़ पाया हूँ। शरद जी, आपने काफी विदेश यात्राएं भी की हैं, जी हाँ, तो किस उम्र में लगभग ये यात्राएं आपकी हुई हैं और प्राप्ति क्या हुई है उन विदेशी यात्राओं से? ये देखिए, पहली यात्रा थाईलैंड की थी। वर्ल्ड आपके रोटेरी इंटरनेशनल ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, अंडर डेवलप कंट्रीज में पढ़ाने के लिए वो विद्वान भेजना था, तो इंडिया से भी एक को भेजना था। तो उन्होंने सारे रोटेरियन को चिट्ठियां लिखी, इंदौर वालों को भी लिखी। तो मैं इंटरव्यू देने गया, तो जैसा आपने देखा मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा शायद। तो उन्होंने मेरा नाम यहाँ से भेजा इंदौर से। और ईश्वर की भी कृपा, कोई भाग्य का भी खेल होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो फिर इंटरनेशनल में मेरा सिलेक्शन कर लिया। इंडिया से आई वॉज दी ओनली मैच। तो मैं तो भूल गया था, मेरे को लगा ही नहीं कि सारे इंडिया से बहुत सारे नाम जाएंगे, तो अपना नंबर कहाँ लगेगा मैंने कहा। और अपना कोई गॉड फादर बता दूँ ना, साहित्य में मेरा कोई गॉड फादर है, अपने नौकरी में कोई गॉड फादर रहा। जो कुछ मैंने किया मैंने अपने अध्ययन से किया। आप कभी आइएगा मेरे 800 किताब, अब मैंने आपको इसके इनको सबको मैं पढ़ चुका हूँ और इनको किताबों को खरीदा भी है मैंने। और मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ता हूँ 4 दिन और लिखता हूँ आधे दिन। जब तक कैरेक्टर मेरी आत्मा में जीवंत होकर के मेरे सामने खड़ा नहीं होता, मैं नहीं लिखता। उनने लिखा है कि शरद जी अपने चरित्र को, घटनाओं को जैसा देखते हैं, पाठक भी वैसा ही देखता है। यानी दुलारा बेगम को मैंने जैसा देखा है वैसे मेरे पाठक भी देखते हैं उनको। जी जी, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है शरद जी।
लेकिन मैं चाहता हूं कि बातचीत आपकी पूरी हो, और दोबारा लाना आपको बहुत कठिन है, आप बहुत व्यस्त रहते हैं। जी शरद जी, अपनी बात आप पूरी करिए। लग रहा है कि थोड़ी सी समस्या आ रही है आपके। जी। शरद जी, आपकी तरफ से कोई समस्या आ रही है। उनके साथ बातचीत तो पूरी नहीं हो पा रही है, शुरू से ही थोड़ी सी समस्या रही, लेकिन शरद पगारे जी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हो रही थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है मेरे लिए, और विशेषकर इस मंच के लिए, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच के लिए, कि इनकी जो याददाश्त है और ये जो यादें हैं उनकी इतनी अद्भुत है। और इसको मैं अपने लिए एक धरोहर के रूप में इसको इस मंच के माध्यम से आप मित्रों तक पहुंचा रहा हूं। और शरद जी ने जो कुछ विशेष साहित्य की बारीकियां जो है उसके बारे में उन्होंने जो विशेष तौर से उसका उल्लेख किया, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मैं चाहता हूं कि शरद जी के साथ ये बात पूरी हो जाती, लेकिन लग रहा है कि उनकी तरफ से शुरू से थोड़ी सी समस्या रही, तकनीकी समस्या रही। हालांकि मैं आज के इस कार्यक्रम को कैंसिल नहीं करना चाह रहा था। बहुत मुश्किल से उनको जोड़ा मैंने अपने साथ, क्योंकि शरद जी इतने व्यस्त भी रहते हैं, और थोड़ी सी आयु की भी वो भी बात है। अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं शरद पगारे जी। और विशेषकर जो इनका विशेष योगदान रहा है, खास करके जैसा कि वे डॉक्टर शरद पगारे जी स्वयं कहते थे कि इन्होंने विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यास और कहानियां ही लिखी है जो इनकी बहुत ही उल्लेखनीय है, और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, और जिनमें से इनके लिए एक विशिष्ट पुरस्कार रहा है, व्यास सम्मान से इनको अलंकृत सम्मानित किया गया है। और खास करके एक और उपलब्धि है शरद पगारे जी के साहित्य की, कि इनके साहित्य पर बहुत शोध कार्य हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो शोधार्थी हैं उन्होंने इनके साहित्य पर थीसिस यानी अपने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, और उसके अतिरिक्त जो अपने अध्ययन के दौरान उनको रिसर्च कार्य करना था, उस पर शरद जी के साहित्यिक कार्यों पर उनका ये शोध कार्य भी संपन्न हुआ है। और इसके अतिरिक्त उनका जो जीवन की यात्रा रही है, बहुत ही उतार चढ़ाव वाली तो रही है, वो तो उन्होंने खुद स्वयं भी कहा है, लेकिन उसके उन संघर्षों से गुजरते हुए जो उन्होंने कार्य हमारे लिए विशेषकर साहित्यिक जगत के लिए किया है, मैं देख रहा हूँ शरद जी फिर हमारे सामने उपस्थित हुए। मैं जल्दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी जी जी, बताइए बताइए आप। तो नहीं आ रही आपकी आवाज? ये इसको रहने दो, यहाँ से सुनो। जी 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? अरे यहाँ से सुनिए ना। जी 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 जी, यहाँ से भी नहीं आ रही है जी। आप हाँ, इनको दीजिए, शरद जी को दीजिए, बात अधूरी रह गई बिल्कुल नहीं आ रही। अरे अब इससे कैसे कनेक्ट करें मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं थाईलैंड गया तो वहाँ का जो कल्चर है, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी अपने रामायण का और भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। और वहाँ 2 लड़कियां मुझे मिली, आपको बता दूं, हमारे एक थाई मित्र मुझे मालिश के लिए ले गए, तो मैं तो समझा आपने इंडिया की मालिश होगी, तो वहाँ लड़कियां मालिश करते थे, सैंडविचेस मालिश होती थी। तो एक लड़की का नाम राजकुमारी था और दूसरे का वत्सला था। तो वहाँ हिंदी कल्चर का बड़ा भारी प्रभाव है। और मुझे इतना पैसा मिला, $10,000 मिले। उन दिनों 18 रुपए का $1 होता था। तो मैंने थोशिम को भी बुलवाया और मिसेस पगारे को भी बुलाया, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं था मेरा वहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने रहने के लिए बंगला दिया था।
बाहर जाने के लिए गाड़ी भी थी, मेड सर्वेंट आती थी। और वहाँ मीट वीट तो बहुत साधारण है। आपको आश्चर्य होगा कि मुर्गे को छील करके सब्जी मंडी में टांग दिया जाता है, और एक टोकरी में मीट था, मछलियां थी, दूसरी टोकरी में गोभी, आलू और वेजिटेरियन सब्जियां थी। तो मैं मिसेस को नहीं ले जाता, मैंने कहा ये खाएंगी नहीं, क्योंकि वो दोनों हाथ से दोनों सब्जियां रहती थी। तो हमने फिर वहाँ यानी थाई कल्चर को मैंने अध्ययन किया वहाँ, और उसके बाद में फिर थाईलैंड पूरा घूमा मैं। और सुशीम और मिसेस पगारे, पैसा काफी था तो हम लोग हांगकांग चले गए, हांगकांग भी देखा। वहां से फिर हमने अपने इसकी सिंगापुर की फ्लाइट ले ली, वहां गए। ये सब ईश्वर की कृपा है, और मैंने अनुभव किया है, आपको भी बताता हूँ। एक थर्ड पावर है जो आपकी नियति और आपके क्रियाकलाप पर दृष्टि करती है। मैं 93 का होके, यदि आप इसी जीवन में आपको भलाई का बदला मिलता है, बुराई की सजा मिलती है। एक निवेदन कर दूं, आपके जो पाठक मित्र हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सुना आपके माध्यम से। आपको तो मैं प्रणाम करूंगा कि आपने मेरे को याद करके मंच दिया। उन लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछे। नहीं, अभी मेरा एक प्रश्न है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही सर। आप सुषम जी इनको बता दीजिए वो मेरा कहाँ, प्रश्न क्या उनको है। बोलो, तो वो कान में लगाने का। जो एक मिनट, वो पूछो उनको, लाओ। हाँ, वो जो सुनने की मशीन थी ना, लाओ कान सुनने की मशीन है, वो नहीं होगी। हाँ जी। तो सुषम जी, आप इनको ये पूछिए, आप इनसे ये पूछिए, इनको ये बताइए कि आपको जब व्यास सम्मान मिला तो आपको उसमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन लगा? नहीं, व्यास सम्मान का मैं आपको बता दूं कि मेरे 8 उपन्यास हैं और 10 कहानी संग्रह हैं। तो वहां पर वो खुद किताबें बुलवाते हैं, वहां के जो देने वाले हैं। आपको क्या हुआ ये पूछा? तो मैं जब यहाँ 24 मार्च को घर बैठा था वरांडे में, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि भाई अपना तो कोई गॉडफादर नहीं है। मैं आपको बता दूं, साहित्य में मेरा कोई न पुरस्कार में मेरा कोई गॉडफादर, और ये पुरस्कार तो अच्छी तरह जानते, रिकमेंडेशन पर मिलते हैं बड़े लोगों के। तो बैठा था और अचानक 24 मार्च की तारीख थी, वरांडे में था, मिसेस पगारे किचन में काम कर रही थी। तो टेलीफोन आया, तो उन्होंने कहा बधाई। मैंने भैया किस बात की बधाई? बोले हमने आपको पाटलिपुत्र के साम्राज्य पर व्यास सम्मान दिया। बोले कोई ऐतिहासिक उपन्यास मिलता नहीं, आपने उसको नया जीवन दिया है ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर। तो मेरे को पहले शौक लगा, और लगा कि हार्ट बीट 1 मिनट के लिए रुक गई है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान जो धर्मवीर भारती और बड़े बड़े साहित्यकारों को मिला है, मुझे कैसे मिल गया एकदम से? हमें किसने मुझे रिकमेंड की? बोले हमने पुस्तक मंगवाई थी और हमें लगा कि आप कुछ नया काम कर रहे हैं, और अशोक की माँ के ऊपर इतना बड़ा उपन्यास लिखना, ये तो बड़ी भारी बात थी। बोले आपसे एक निवेदन है कि आप किसी को बताइएगा मत, क्योंकि अगर ये इंदौर में छप गया तो दिल्ली में नहीं छपेगा। तो मैं श्रीमती पगारे को भी नहीं बताया। फिर मैंने उनको टेलीफोन पर कहा, ऋतुपर्ण जी सेक्रेटरी को, कि मेरे, बोले आपका फोटो भेजिए, आपका बायोडाटा। मैंने कहा देखिए साहब, मुझे फेसबुक वगैरह कुछ नहीं आती चलाने, मैं तो लगा लेता हूँ और काट लेता हूँ। मैंने कहा मुझे इसके लिए मुझे अपने बेटे को कहना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, उनको कहिएगा। तो ये कॉलेज से आए, मैंने इसको बताया, और मैंने कहा भैया यहाँ किसी को मत बताना तुमने। मैंने कहा मिसेस पगार है, अपनी बहन को बता देंगे, वो फिर और दूसरे को बताएंगे। तो मैंने कहा तुम मम्मी को भी मत बताना। तो उन्होंने कहा ठीक। फिर इसने उनसे बात की, फोटो भेजे। बोले कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये न्यूज
आपके फोटो सहित फ्लैश करेंगे। और आपको खुशी होगी कि नेक्स्ट डे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्योंकि वो तो बिरला का मामला था, शरद पगारे तो एक मोहरा था। क्या आपको बात बता, है, क्या बात, हाँ, बहुत बढ़िया। यानी जो अच्छा, सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई शर्म मुझे नहीं है, क्योंकि बिरला का नाम मेरे साथ जुड़ गया था। तो सारे अखबारों में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता में फ्रंट पेज पर विथ फोटोग्राफ न्यूज छपी। और हिंदुस्तान की जो महिला एडिटर है उसने मुझे टेलीफोन किया, मेरा इंटरव्यू लिया कि आप कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, आपका आपने जैसे पूछा। फिर मैंने उनको सारा बताया तो उन्होंने फ्रंट पेज पर वो न्यूज भी छापी। आपको ईमानदारी से बता दूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा मुझे मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि साहित्य में मेरा कोई, जयदेव जी मुझे मानस पुत्र मानते थे तो उनके प्यार तक मैं सीमित था, उनके परिवार तक सीमित था। अमृतलाल नागर मुझे उत्तराधिकारी मानते थे और कहते शरद बिना रिसर्च के मत लिखना। मुझे खुशी है कि तूने रिसर्च करके गुलारा बेगम ढूंढी है। और बोले अध्ययन करना, बोले मैं जब ये कोठे वाली लिख रहा था तो लखनऊ के हर कोठे में गया और बनारस की दाल मंडी के हर कोठे में जाकर एक वेश्याओं से मैंने बात की। और जब ये कोठे वालियां लिखा तो बोले हिट हो गया, बोले वो पन्ना। तो बोले तू अगर मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो रिसर्च के बिना मत लिखना। अभी भी मैं वाजीराव मस्तानी पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए शरद जी, हाँ, ये बताइए, और आपको खुशी होगी, आवाज नहीं आ रही। सुनिए, ये बताइए कि आपने उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, तो कविता लिखने का कभी मन नहीं हुआ आपको क्या? कविता का पूछ रहा है, कविता लिखने का मन? नहीं, कविता नहीं लिखता हूँ, कविता नहीं लिखता हूँ। और मस्तानी के बारे में जो खबरें नहीं है वो मैंने ढूंढ निकाली है। इसमें सुशील ने मदद की। मस्तानी की माँ का नाम किसी को नहीं मालूम, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई ढूंढ। तो इसने वो क्या कहते हैं वहां से ढूंढ के निकाला। उसका नाम रूहानी बेगम था और वो बहुत खूबसूरत थी, नेशनल ग्रे में। तो उसको लगा कि नूरजहां जब बेगम बन सकती है, ईरानी औरतें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें, तो अपना भाग्य आजमाने इंडिया आई। दिल्ली में उस समय झगड़े चल रहे थे अपने शाही पैलेस में, और सैयद भाई एक को गद्दी पर बिठा के दूसरे को निकाल देते थे। तो किसी ने उसको कहा कि तुम छत्रसाल जी के यहाँ जाओ। छत्रसाल जी के यहाँ आई, छत्रसाल जी ने उसको अपने रखेल बना लिया, उसके लिए महल बनवाया और उससे 2 लड़के और 1 लड़की। जो लड़की हुई वो मस्तानी थी। उसने नाच गाना सीखा और छत्रसाल पर जब बंगश ने हमला किया तो बाजीराव ने उसने बुलाया कि बाजीराव हमारी बाजी जा रही है, हमारी हिंदुओं की इज्जत बचाओ। उसने आके बंगश को बुरी तरह परास्त किया और वहां मस्तानी से वो प्रभावित हुआ। अब इतिहास से कुछ नहीं बताता कैसे प्रभावित किया, कहाँ मिले है, और वो मस्तानी को लेके आया। देखिए मैं फिर कल्पना करता हूँ यथार्थवादी। तो डोली आई तो मस्तानी कहने लगे कि हम डोली में नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? बोले हमको तो घुड़सवारी आती है, हमारे पिताजी ने हमको घुड़सवारी तलवारबाजी सब सिखाया है। तो बड़ा खुश हुआ बाजीराव। दोनों इतने खूबसूरत थे सर कि वो जब घोड़े पर निकलते थे तो आसपास के गांव और शहरों के लोग सड़क के दोनों किनारे उतर के बाजीराव और मस्तानी को देखने के लिए आते। क्या बात है। अच्छा सुषमा जी, बाजीराव भी बहुत सुंदर व्यक्ति था। कि इनके उपन्यासों और कहानियों पर बहुत शोध कार्य हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रिपीट कर दें सर जी। शोध कार्य आपके ऊपर। उपन्यासों।
ये शोध ही करता हूँ ना सर मैं। नहीं, उपन्यासों पर शोध। उपन्यासों पर मैं इसकी चिंता नहीं करता। कारण क्या है कि वर्क विल स्पीक। और आपको एक निवेदन कर दूं, हिंदी का हर प्रोफेसर टीचर अपने को बिना लिखे साहित्यकार मानता है और वो मेरे से ईर्ष्या करता है। बुरहानपुर में मेरे बेटे के साथ हिंदी के एक प्रोफेसर हैं, वहां एक लड़का मेरे पर काम करना चाहता था, वो मेरे पास आया, मैंने कहा तुम करो पर अपने हेड से पूछ लो। तो उनसे पूछा, बोले उन पर क्या काम करना, अपन उनसे किसी अच्छे लेखक पर काम कराएंगे। तो आया, मैंने कहा बेटा तेरे को पीएचडी लेना है तो वो जो कह रहे हैं वो सुन, मेरे 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 पर काम मत करे। उज्जैन में यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मेरे को व्यास सम्मान मिला, तब आप कहने लगे कि आप पर काम करो। मैंने कहा आप काम कराओ या मत कराओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी फेमस राइटर। और वो प्रसिद्धि जो है वो पीएचडी से ज्यादा है। और आपको एक बार और बताऊं, आपके बेंगलोर में एक महिला है, उसने मेरे उपन्यास पढ़े तो उसका फोन आया कि मैं आप पर काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा आप करिए। वो आई और उसने मेरे पर थीसिस लिखी, शरद पगारे के उपन्यासों में ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्र। मैं उस लड़के का आभारी हूँ, उसने सारे उपन्यासों में पात्रों को एक किताब में लिखा और यहाँ 2 दिन बैठी कि इसमें कौन सा ऐतिहासिक है कौन सा काल्पनिक है। तो साहब जो काम करने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं। मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप थीसिस की एक कॉपी मुझे देना, तो उसने भिजवा दी। और एक लड़की अभी मेरे पास बैठी हुई है, वो भी मेरे पर काम कर रही है कि इतिहासकार और साहित्यकार शरद पगारे, वो रोज आती है मेरे पास। अभी भी 3-4 लोग काम कर रहे हैं, पर मुझे हिंदी वालों की ईर्ष्या का दंश झेलना पड़ा। उज्जैन वालों ने बड़ा सम्मान मिलने के बाद वो कह ले काम, मैंने कहा देखिए आप काम कराइए मत कराइए, मेरे को फर्क नहीं, मेरा काम बोलेगा। और एक बात और बता दो रहना साहब, इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, मेरी खानदान भी खत्म हो जाएगी, गुलारा बेगम और पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी मेरा नाम चला। तुलसीदास का नाम राम चला रहा है, रामचरितमानस चला रहा है। जहाँ तुलसी है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ तुलसी है। राम तुलसी का मानस पुत्र है। क्या बात, तो किताबें जो है वो मेरी मानस पुत्रियां हैं, वो मेरा नाम चलाएंगी। और अभी आपसे निवेदन किया कि आपका कोई भी श्रोता कोई सवाल पूछना चाहे तो इज वेलकम। अच्छा सुषम जी, देखिए अंत में शरद जी से ये पूछिए कि साहित्य लिखने के अतिरिक्त इनकी किसमें और किस कला में रुचियां हैं? साहित्य के अलावा किस कला में रुचि है? नहीं, पेंटिंग में रुचि है, पर मुझे पेंटिंग नहीं आती। और हम मॉस्को गए थे कॉन्फ्रेंस में, तो क्रेमलिन देखने गए, तो उसमें मैं जा रहा था, तो वहां सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसके बहुत सारे चित्र थे पेंटिंग्स के पास। तो उसने मुझे कहा कि सर आप एक पेंटिंग चित्र ले लीजिए। मैंने कहा बताइए। छोटा बेटा कहने लगा काय को पापा पैसे खर्च करते हो डाल। मैंने कहा अबे इस बुढ़िया को अगर $2-4 ज्यादा अपन ने दे भी दिए और आज इसको खाना मिल गया तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पेंटिंग का कोई महत्व नहीं है, बस सहायता करने का बात तो है। तो उसने मुझे बताया, ये लाया हूँ एक पेंटिंग लेके आया हूँ, उसमें एक बहुत सुंदर नायिका घोड़े पर बैठी है और बगल में एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची उसको आश्चर्य से देख रही है। क्या बात, तो बच्ची के चेहरे पर जो भाव है उस चित्रकार महिला ने वो खेरे हैं, वो इतने सुंदर लगे। तो मैंने कहा कि अगर वो मुझसे $100 मांगती तो दे देता। क्या बात है, आपको आश्चर्य होगा, बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में और लंदन के म्यूजियम में रानी रूपमती की पेंटिंग है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं।
तो ये मैं सौंदर्य का प्रेमी हूँ। क्या मैं बात है, क्या आपके चेहरे से कोई चीज चुरा के अपने पात्र को दे दूंगा। मैं क्या बात, बाहर जाता हूँ तो महिलाओं को देखता हूँ, पुरुषों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। मैंने कुत्ते के ऊपर कहानी लिखी है क्या बात है, कि क्या बात। वो कुतिया जो है जब घर आती है तो माँ कहती है बेटे से, ये काय को ले आया तू, इसको और कौन संभालेगा? बोले नहीं मैं संभालूंगा। बोले अरे तू तो संभल जा, स्कूल से आता है तो बस्ता कहीं फेंकता है, पैंट कहीं फेंकता है, जूते कहीं फेंकता है, तू क्या इसको संभालेगा? तो वो कुतिया समझती है कि ये भाई हमको पसंद नहीं करती है। तो वो आती है तो हम फिर सिर झुकाकर दुम दबा करके कोने में बैठ जाती। उसको जब बच्चा होता है तो महिला दूध और हलवा लेके उस कुतिया के पास जाती है। क्या बात है, क्या बात यानी प्रसव का जो दर्द है वो कुतिया और नारी दोनों एक जैसी भोगती है। अच्छा सुषम जी, अब शरद जी से ये वो ना पूछे यहाँ जल्दी कि शरद जी से अब ये पूछे, अब कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, कि अंत में जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कुछ दो शब्द कहें। आपके जो ये मित्र इसमें जुड़े हैं जो लोग, हाँ उनके लिए दो शब्द बोल दें। हाँ, उनसे कहिए कि वो लोग पढ़े और अच्छा साहित्य पढ़े और बड़े साहित्यकारों को पढ़े। मैंने आपको कहा ना, मैं चुनौती लेता हूँ कि स्टीफन ज्विंग क्यों महान है, वो ऐसा क्या लिखता है, टॉलस्टॉय क्यों महान है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों महान है। उनकी रचनाएं पढ़िए आप, और उनकी रचनाएं और अपने यहाँ के साहित्यकारों की रचनाएं पढ़िए। यानी मैंने आपको कहा ना कि मैं रोमांस का तड़का लगाता हूँ, नारी सौंदर्य को मैं हूबहू लिखता हूँ। एक जगह मैंने लिखा है कि नृत्य करते समय उसके लांग की साड़ी में और ब्लाउज के बीच की गोई कमर बहुत सुंदर लगी। क्या बात, यानी शब्द चित्र आपके सामने नर्तकी जीवंत हो जाती है। तो यानी मैंने स्टीफन ज्विंग से सीखा कि जिंदगी की सच्चाइयों को साहित्य में प्रतिष्ठित करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ गए और आपने अपना समय निकाला, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, अभी हमारे इस मंच के साथ जुड़े थे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक उपन्यासकार और कथाकार डॉक्टर शरद पगारे, इंदौर से जुड़े थे। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस उम्र में भी वे लगातार हमारे प्रश्नों का उत्तर देते रहे और जो हमारी जिज्ञासा थी उसको वो शांत करते रहे। और साथ में उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक इस तरह से विस्तार से व्याख्या की ऐतिहासिकता की, ऐतिहासिकता उपन्यासों में इतिहास को कैसे लिखा जाता है और कितना उसमें सच होता है, कितना काल्पनिक होता है, कितने पात्र आपको खुद घड़ने पड़ते हैं और कितने पात्र सही होते हैं। ये बात तो सीखनी चाहिए शरद पगारे जी से। मैं शरद पगारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अवस्था में वे हमारे साथ जुड़े, बहुत बातचीत रही, लेकिन नेट का क्या करें, बीच बीच में नेट ने हमें थोड़ा सा परेशान किया। और काश शुरू से ऐसी हमारे अरुण कुमार पासवान जी ने एक कमेंट किया है, काश शुरू से ये ऑडियो क्वालिटी होती तो कार्यक्रम और बेहतर होता। लेकिन अब आगे मैं इसको थोड़ा सा और कुछ समय के बाद देखूंगा कि शरद जी के साथ फिर एक बातचीत रखूंगा और कुछ अलग पक्षों पर मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन जो आज बातचीत हुई अपने आप में डॉक्टर शरद पगारे से बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई। मैं उनका और उनके जो सुपुत्र है सुषम पगारे जी, वे उनके साथ लगातार रहे और उनको जो इस रिकॉर्डिंग में, इस कार्यक्रम में जो कठिनाई आई उसको वो संभालते रहे। मैं सुषम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में जितने मित्र अभी तक इस मेरे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
कि उनके जुड़ने से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं अपने इन कार्यक्रमों के लिए को अपने मित्रों के लिए सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं अब अपने मित्रों से अनुमति चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए।